बच्चों को नमस्कार। बच्चों, आज मैं आपको चीन की जो संसद है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस, उसके बारे में चर्चा करूंगी। बच्चों, सिद्धांततः चीन के शासन का जो रूप है वो संसदीय है। चीन की व्यवस्थापिका का नाम राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस है और मंत्री परिषद को राज्य परिषद की संज्ञा दी गई है। राज्य परिषद को राष्ट्रीय जनवादी जो कांग्रेस है उसके प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। जिन दिनों राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन न चल रहा हो, राज्य परिषद स्थायी समिति के प्रति उत्तरदायी समझी जाती है। स्थायी समिति के सदस्यों का निर्वाचन राष्ट्रीय जन कांग्रेस करती है। बच्चों, संविधान के अनुच्छेद 57 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस को राज्य शक्ति का सर्वोच्च अंग घोषित किया गया है। संविधान में यह स्पष्ट कर दिया गया है कि राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस और उसकी स्थायी समिति राज्य की विधायी शक्ति का प्रयोग करने वाला निकाय है। अब मैं राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना के बारे में, उसके संगठन के बारे में बात करूंगी। बच्चों, चीन में एक सदनात्मक विधानमंडल है। संविधान के अनुच्छेद 59 में राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और उसके संगठन पर प्रकाश डाला गया है। अनुच्छेद 59 के अनुसार राष्ट्रीय जन कांग्रेस में निम्न क्षेत्रों के प्रतिनिधि होते हैं: प्रांतों के निर्वाचित प्रतिनिधि, स्वशासित क्षेत्रों के प्रतिनिधि, केंद्र के सीधे अधिकार में आने वाली नगरपालिकाओं के प्रतिनिधि, जनवादी मुक्ति सेना के प्रतिनिधि। प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण और उनके निर्वाचन के ढंग की व्यवस्था जो है वो वहां कानून के द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के प्रतिनिधियों का निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर होता है। चीन में 18 वर्ष की आयु प्राप्त व्यक्तियों को वयस्क माना जाता है। सभी वयस्क नागरिक मताधिकारी है और निर्वाचन में भी उम्मीदवार हो सकते हैं, परंतु शर्त वहां की ये है कि वे पागल नहीं होने चाहिए, न्यायालय से दंडित नहीं हो, साम्राज्यवादी पूंजीपति और सामंतवादी न हो, राष्ट्रीयता, प्रजाति, काम धंधे, कुल, धार्मिक विश्वास, शिक्षा, संपत्ति तथा निवास स्थान के आधार पर किसी भी व्यक्ति को मताधिकार या उम्मीदवार होने के अधिकार से वंचित नहीं किया जाएगा। जनवादी कांग्रेस के सदस्यों की संख्या का निर्धारण वहां पर कानून के आधार पर होता है। नए संविधान को स्वीकृत करने वाली कांग्रेस में सदस्यों की उपस्थिति जो है वो 3459 थी, किंतु वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या जो है वो 2980 है। इस प्रकार जो जनवादी कांग्रेस है वो विश्व का सबसे बड़ा विधायी सदन है। जनवादी कांग्रेस के सदस्य को डेपुटी भी या डिप्टी भी कहा जाता है। व्यवहार में हम देखते हैं कि अन्य साम्यवादी देशों की भांति चीन में उम्मीदवारों की एक ही सूची रखी जाती है और चुनाव में संघर्ष की स्थिति कभी भी उत्पन्न नहीं होती। राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों की नामजदगी पर दल के केंद्रीय अधिकारियों का पूर्ण नियंत्रण रहता है। चीन के शासकों के अनुसार उम्मीदवारों की यह नामजदगी व्यापक और निरंतर वाद विवाद के आधार पर होती है और इसे लोकतांत्रिक विचार विमर्श की प्रक्रिया का परिणाम समझा जाता है। सदस्यों के जब विशेषाधिकार की बात करते हैं तो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के सदस्य होने के नाते उनको कुछ विशेषाधिकार प्राप्त है। जैसे किसी भी सदस्य को कांग्रेस की पूर्व अनुमति के बिना बंदी नहीं बनाया जा सकता और न ही उस पर मुकदमा चलाया जा सकता। यदि कांग्रेस की बैठक नहीं हो रही हो तो इस संबंध में कांग्रेस की स्थायी समिति से अनुमति लेना आवश्यक होता है। जब हम इसके कार्यकाल की बात करते हैं तो अनुच्छेद 60 के अनुसार राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। इसके कार्यकाल की समाप्ति के 2 माह पहले ही स्थायी समिति को नई कांग्रेस के निर्वाचन करा लेने चाहिए। स्थायी समिति के लिए यह आवश्यक है कि वह जनवादी कांग्रेस का अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य बुलाए। आवश्यकता पड़ने पर इसका अधिवेशन अवश्य बुलाया जाना चाहिए और उसको स्थगित भी किया जा सकता है। यदि 1/5 डिप्टी कांग्रेस के अधिवेशन बुलाने का आग्रह करे तो भी इसका अधिवेशन बुलाया जा सकता है। इस प्रकार बच्चों, ये राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की रचना और उसका संगठन था। अब मैं अगला वीडियो जो है वो राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस की शक्तियों और उसकी कार्यों के बारे में बनाऊंगी। धन्यवाद बच्चों।